साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, तो जो साइलेंट स्प्रिंग ये जो बुक थी, इसमें जो राइटर है इसने पहली बार ठीक है, इस बुक में ये 1962 की बुक है ये। तो इस बुक में पहली बार आपका इस राइटर ने ये कहा कि जैसे डीडीटी है या आपका जो और पॉल्यूटेंट वगैरह हैं, कि भाई ये हमारे या ह्यूमन लाइफ को या एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। मतलब कि सबसे पहली बार हम ये समझ सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मतलब कि अटेंशन है आपका, वो इस बुक में खींचा गया कि भाई एनवायरनमेंट को दिक्कत हो रही है, हार्म हो रहा है इन पोल्यूटेंट वगैरह से, या जो ये डीडीटी वगैरह है आपका, ये जो पोल्यूटेंट हैं, ये सभी पोल्यूटेंट क्या कर रहे हैं कि एक एक्यूमुलेंट की तरह हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं और धीरे धीरे आपका हमें बहुत सारी डिजीज वगैरह, कैंसर वगैरह ये सब भी आपका देते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये कहोगे कि जो साइलेंट स्प्रिंग से ही हमें एनवायरमेंट के प्रति एक अवेयरनेस यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से हमारा ध्यान जाता है। ठीक है, अब देखो फिर जब वर्ल्ड वाइड जब ये ध्यान जाने लगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों पे, क्लाइमेट चेंज पर, ठीक है, तो इस बुक में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई, इस बुक में आपका एनवायरमेंट के बारे में बात की गई। ठीक है, या पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात की गई। फिर इससे क्या होता है कि इसके बाद आपका फिर 1971 में इंटरनेशनली एक कन्वेंशन होती है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन, रामसर एक्चुअल में कहां पर है, ईरान। तो रामसर कन्वेंशन जो हुई थी आपका एक वेटलैंड पर हुई थी, तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो मतलब यहां पे पहली बार हमने देखा कि भाई हमें वेटलैंड्स जो हैं आपका, लेक, रिवर, जो पॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें आपका जो जिसमें बायोडाइवर्सिटी होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन है, तो इनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इससे जैसे वाटर बर्ड्स वगैरह हैं या और भी जो आपका इकोसिस्टम होगा वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली इंटरनेशनल कन्वेंशन थी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, या आप ऐसे कह सकते हो कि वेटलैंड को, वेटलैंड के प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपका ये पहली आपका एक कन्वेंशन थी। ठीक है, ईरान में। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके एक साल के बाद ही फिर एक और कन्वेंशन होती है जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन कह सकते हैं इसको, या स्टॉकहोम मीट्स कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस मीटिंग में सभी कंट्रीज के स्टेट ऑफ, जैसे प्रेसिडेंट है आपका, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये सब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, तो इस कन्वेंशन में क्या होता है, डिस्कशन के बाद में एक डेक्लेरेशन साइन किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम। ठीक है, डेक्लेरेशन। तो स्टॉकहोम डेक्लेरेशन आपका इसमें किया जाता है। स्टॉकहोम डेक्लेरेशन के जरिए क्या किया जाता है कि एक एक प्रोग्राम यूएनईपी, तो यूएनईपी को स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछा जाएगा कि जो यूएनईपी आपका यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है आपका, वो एक इंस्टीट्यूट कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो कि ये किस डेक्लेरेशन के द्वारा बनी थी आपका, तो आप कहोगे स्टॉकहोम डेक्लेरेशन के द्वारा। ठीक है, इसमें लिख लेना कि स्टेब्लिश्ड, ठीक है, यूएनईपी। और ये जो यूएनईपी आपका, इसका हेड क्वार्टर नैरोबी में बनाया गया। ठीक है, नैरोबी मतलब केन्या में। तो देखो ये एक तो ऐसे भी खास है कि इसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर चर्चा हुई। दूसरा ये ऐसे भी खास है कि जो यूएनईपी आपका, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर नैरोबी में बनाया गया। मतलब ये पहली बार ऐसा था कि जो किसी डेवलपिंग कंट्री में हेडक्वार्टर बनाया गया था किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है,
आपसे पहले देखें जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, या और भी हैं, सबके जो हेडक्वार्टर होते थे वो डेवलप्ड कंट्रीज में होते थे। तो डेवलपिंग कंट्री में आपका ये कह सकते हो कि पहली बार था कि जो हेडक्वार्टर बनाया गया था। ठीक है। इस स्टॉकहोम कन्वेंशन में यदि आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी आपका इंदिरा गांधी। ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो थी आपका, इंदिरा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और इसके बाद फिर इंडिया में पूछा जाता है कि भाई इसके क्या इफेक्ट रहे थे। तो देखो ध्यान से देखना इसमें इंडिया में क्या इफेक्ट रहे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इंडिया में आके यहाँ पे एक तो जैसे कई बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख दूं या इसको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। इंडिया में आपका स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद में इंडिया में क्या क्या हुआ है, तो ध्यान से देखना है इसको। इंडिया में एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया गया। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद ही आपका जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने साइन की, मतलब पास किया था ये। ठीक है। फिर टाइगर को कंजर्व करने के लिए आपका टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। ठीक है। 1973 में, क्योंकि 1972 में एनटीसीए बनाई गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और उसके बाद में आपका जो टाइगर रिजर्व प्रोग्राम चला गया था। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो टाइगर को एज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। ठीक है। तो फिर टाइगर को भी नेशनल एनिमल आपका डिक्लेयर किया गया। फिर इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि भाई और क्या हुआ यहां पे। तो देखो, वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 पास किया गया। ये ईयर आपको याद रहनी चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये कब कब पास किए गए। ठीक है। तो वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974 पास किया गया, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है। फिर और क्या किया गया, अगले पेज पर लिख लेते हैं हम, या फिर इसको और इंडिया में क्या किया गया देखो। और इंडिया में कहोगे आपके यहाँ पे एयर प्रिवेंशन। ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 फिर ये पास किया गया। तो समझ पाए कि भाई ये जो 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी, जो कि एक टाइप से ये कहोगे कि एनवायरमेंट पर, क्लाइमेट चेंज पर ये पहली एक मीटिंग थी। इसमें यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम बनाया गया। इसी में आपका क्योंकि इसमें जो कन्वेंशन हुई थी आपका, इसमें जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो उनकी मीटिंग थी। तो इसलिए हमारे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी आपका। ठीक है। इंडिया में इफेक्ट क्या क्या देखने को मिले, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया पहली बार, मतलब पास किया गया। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया 1973 में। वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट 1974 में पास किया गया। एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 में पास किया गया। तो ये इफेक्ट तो दिखे आपका इंडिया में। तो एक बार इनको लिख लो फिर देखो 1972 में
क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम एक्चुअल में क्या है कि जो एमआईटी इंस्टीट्यूट है आपका, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एमआईटी के जो साइंटिस्ट थे या रिसर्चर्स थे, इनके द्वारा आपका एक पेपर पब्लिश किया गया, एक थ्योरी पब्लिश की गई 1972 में, जिसको कहा गया है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ थ्योरी। ऊपर से लाइट पड़े दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये थ्योरी आपका लिमिट्स ऑफ ग्रोथ थ्योरी, ये थ्योरी दी गई थी आपका बाय क्लब ऑफ रोम। ठीक है, तो मतलब क्लब ऑफ रोम के द्वारा ये एक थ्योरी दी गई, और इस थ्योरी में क्या बोला गया, और जो क्लब ऑफ रोम है एक्चुअल में क्या है, तो जो एमआईटी आपका रिसर्चर टीम है, एमआईटी रिसर्चर टीम, ठीक है, जिसका आप कहोगे कि भाई जिसका मतलब ये थ्योरी एक्चुअल में किसके द्वारा डेवलप की गई, कौन था इसका जो लीड था, तो यहां पे ऐसे भी कह सकते हो बाई डी एच मीडो। ठीक है, ये साइंटिस्ट था, क्लब ऑफ रोम का आप ये कह सकते हो लीडर, कह सकते हो हेड, कह सकते हो। ठीक है, तो बाई डी एच मीडो के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी में क्या कहा गया, इस थ्योरी में कहा गया कि जो वर्ल्ड है वो लगभग 2022 तक मतलब ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 5 फैक्टर्स बताए गए, जैसे पॉपुलेशन, जैसे आपका फूड की अवेलेबिलिटी, पॉल्यूशन हो गया इसमें, और पॉल्यूशन के अलावा आप कहोगे जैसे नेचुरल रिसोर्स हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्स के अलावा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है आपका, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब ये 5 चीजें ऐसी बताई गई कि भाई इनसे क्या होगा, जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, तो वही क्या होगा आपका, वो नए नए डिजास्टर आपको दिखेंगे, आपका क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो जाएगा आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज के केस में कहा गया कि जो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ थ्योरी है आपका बाई क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो दी गई, इसमें कहा गया कि भाई जो वर्ल्ड है आपका, ये 5-6 फैक्टर्स हैं, और ये 5-6 फैक्टर्स पर यदि फोकस ना किया गया तो वर्ल्ड जो है आपका 2022 तक कोलैप्स हो चुका होगा। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें देखी गई, मतलब ये थ्योरी आई, तो इसके बाद और ज्यादा जो देश हैं उन्होंने मतलब इन इन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। तो ये क्या क्या फैक्टर्स थे आपका, तो क्लब ऑफ रोम थ्योरी में आपका 5 फैक्टर्स बताए गए। ठीक है, तो लिख लेना 5 फैक्टर्स गिवन बाई क्लब ऑफ रोम। पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स, इसके अलावा पर कैपिटा, फूड अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स जो हैं आपका, ये 5 फैक्टर्स दिए गए इस थ्योरी में, तो इसको अच्छे से लिख लो कि इसमें कहा गया कि यदि इनमें से ये सारी चीजों की वजह से जो वर्ल्ड है आपका वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक पेसिमिस्टिक मॉडल कहा गया कि भाई एक पेसिमिस्टिक मॉडल, मतलब जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक वर्ल्ड एक टाइम पे आके कोलैप्स हो चुका होगा। ठीक है, देखो, एमआईटी एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कह सकते हो, कॉलेज कह सकते हो, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे बहुत ज्यादा नोबेल प्राइज विनर भी निकलते हैं।
तो उनकी एक रिसर्चर की टीम थी, साइंटिस्ट थे मतलब, जिनको क्लब ऑफ रोम कहा गया है। तो इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी कि भाई 2022 तक वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा इन चीजों की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है भाई इसके बाद कि 1982 में 10th एनिवर्सरी 10th एनिवर्सरी ऑफ यूएनईपी, मतलब 10 साल के बाद फिर मीटिंग होती है हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट की। तो ये यूएनईपी की आपका एक 10th एनिवर्सरी करके सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई खास डिक्लेरेशन नहीं था, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1985 में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एक, अभी तक ये नॉन बाइंडिंग कन्वेंशंस थी। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि कंट्रीज को ये नहीं कहा जाता था कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन यहाँ 1985 में क्या होता है कि वियना कन्वेंशन होती है। ठीक है, वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन कहां पर हुई? ऑस्ट्रिया। वियना है ऑस्ट्रिया में। तो वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रिया में होती है। और क्यों होती है? क्योंकि 1983 में 1983 में आपका जो ओजोन है, ओजोन में एक होल खोजा गया था अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे वियना कन्वेंशन होती है। इससे हमें पता चलता है कि भाई जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा सा होल हो चुका है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के ऊपर, और उसको यदि हमने नहीं रोका तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है आपका, वो हमारी अर्थ पर आती रहेंगी। मतलब अभी मैं बताऊंगा क्या क्या है इसका। तो पहले टारगेट समझ लेते हैं। तो इसका टारगेट क्या फिक्स किया गया? इसका टारगेट फिक्स किया गया कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये इसका टारगेट फिक्स किया गया था। ठीक है, अब ये क्या करती है वो समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारी अर्थ है, वैसे ज्योग्राफी में मैंने आपको बता ही रखा है, अर्थ के आपका बिल्कुल जो टच लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड लेयर है आपका, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है, स्ट्रेटोस्फेयर से। तो ये जो लेयर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें आप कहोगे कि यहाँ पे एक ओजोन लेयर होती है। ठीक है, इस टाइप से। मैं तो एक वैसे ही मतलब दिखाने के लिए सिंबॉलिक तौर पर बना रहा हूँ इस टाइप से। तो ओजोन लेयर होती है। ये जो ओजोन लेयर है आपका, ये क्या करती है कि जो सन है, सन से जो इंसोलेशन आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनके अंदर क्या होता है कि यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ठीक है, ये जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये क्या करती हैं कि यदि ये अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर डायरेक्टली आ जाती हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो अर्थ है आपका, अर्थ का या एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तो ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होने लगेंगे। दूसरा कि यदि ग्लेशियर्स भी ना हो तो जैसे जो ह्यूमन है आपका, या फिर आपका जो अर्थ पर लाइफ है, वो अफेक्ट होने लगेगी। कैसे होने लगेगी? कि जैसे ह्यूमंस वगैरह हैं, इनको स्किन कैंसर होना या कॉर्निया डैमेज होना, ये सब होने लगेगी, है ना। तो ये जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर क्या करती है कि ये अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब कि ये हुआ कि ये हमारी अर्थ पर इन अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं आने देती है। ठीक है, अब यदि इसी में होल देखा गया तो इसका मतलब ये तो बड़े खतरे की बात होगी कि अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आने लगेंगी, जिससे क्या होगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, तो वैसे भी सी लेवल बढ़ जाएगा, वैसे भी लाइफ अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कि प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात करी कि भाई सबसे पहले हमें ओजोन लेयर को बचाना है। और ये एक टाइप से ये कह सकते हो कि एक बहुत ही सीरियस इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक कन्वेंशन थी। और मतलब यहाँ पे इस टाइम पे आके अब सीरियस हुए थे जो कंट्रीज हैं आपका। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है फिर 1987 में फिर एक और इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है, और ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है आपका ये थी मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपका, मॉन्ट्रियल एक्चुअल में कनाडा में एक प्लेस है, तो सिटी है कह सकते हो। तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कनाडा में हुई। पूछा जाएगा कि इसका टारगेट क्या फिक्स किया गया। तो जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है आपका, इसमें यहां टारगेट फिक्स किया गया कि भाई यहां पे देखा गया कि हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर करना है। लेकिन कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इसको हम, ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को रोक कर या कम कर कर। तो इसलिए यहां पे जो टारगेट फिक्स किया गया वो क्या फिक्स किया गया कि रिडक्शन या reduce the emission ठीक है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये इसका टारगेट फिक्स किया गया था। ठीक है, मतलब हमें ओजोन लेयर को बचाना है। कैसे बचाना है, ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को रोक के। इसके कुछ टाइम के बाद यदि हम देखें तो यहां पे मैं ऐड कर देता हूं एक और पॉइंट। इस टाइम, इसके बाद में आपका एक 2012 में एक मिनी माटा करके एक कन्वेंशन हुई थी। तो मिनी माटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये मिनी माटा जो कन्वेंशन थी ये मरकरी पर हुई थी। ठीक है, मरकरी मतलब Hg, पारा। तो ये आगे भी आएगी, तो यहां पे मैंने एक हिंट दे दिया है कि ये हुई थी। तो 87 में आपका मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुई और 85 में ये हुई। तो इसको लिखो जल्दी फटाफट फिर आगे। तो मरकरी की वजह से आपका मतलब इसमें हुआ क्या था कि जैसे मिनीमाटा एक बे, एक गल्फ है, बे ऑफ मिनीमाटा कह सकते हो, ये जापान में। तो यहाँ पे क्या था कि केमिकल फैक्ट्रीज थी जो Hg वगैरह बनाती थी। उन्होंने क्या किया कि जो मरकरी है उसको डंप कर दिया ओशन में। वो खाया वो किसके अंदर गया, फेसिस के अंदर गया। फेसिस को किसने खाया, मैं ह्यूमन ने खाया। तो जो ह्यूमन है आपका उनके अंदर भी मरकरी चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज होने लगी, जिसको मिनी मार्टर डिजीज कहा। जैसे ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन फेल हो जाना, कैंसर, या शरीर में और बहुत सारी दिक्कतें होना, लंग्स फेल हो जाना। ठीक है, तो ये सबको मिनी मार्टर डिजीज कहा गया था। तो मिनी मार्टर डिजीज जब हुई तो उस पर एक कन्वेंशन हुई। फिर ये कन्वेंशन में कहा गया कि भाई मरकरी का जो प्रोडक्शन है वो मतलब ऐसे ही कोई नहीं करेगा, मरकरी के प्रोडक्शन को रोका। बढ़े आगे। ब्रंटलैंड रिपोर्ट पब्लिश होती है, रिपोर्ट आती है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ये जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट है आपका, इसका जो टाइटल था ये था अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, मतलब किस टाइटल से आती है ये, तो अवर कॉमन फ्यूचर टाइटल से आपका ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो मतलब ये भी आप कहोगे कि ये जो थी आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट, इसने एनवायरमेंट के प्रति आपका लोगों का या कंट्रीज का अटेंशन खींचा था इसमें। ठीक है, और इसको किसने पब्लिश किया था, तो ये आपका ब्रंटलैंड कमीशन। तो ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा आपका ये पब्लिश की गई थी। ठीक है, इस ब्रंटलैंड कमीशन को भी हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कहा जाता है वर्ल्ड
कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि WCED किसके द्वारा ये बनाया गया था, मतलब किसके अंडर आता है ये? तो ये भी एक 1983 में आपका ये बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने आपका ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो कमीशन है आपका, जिसको ब्रंटलैंड कमीशन भी कहते हैं, ये ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा अवर कॉमन फ्यूचर के टाइटल से आपका एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड थी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी। ठीक है, इसके इफेक्ट के बाद ही क्या होता है फिर आपका, इसके इफेक्ट के बाद आप देखते हो कि इसमें 1988 में एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया जाता है, जिसको आईपीसीसी कहा जाता है। ये जो आईपीसीसी है, पहले इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि भाई ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये कहोगे आपका कि यूएनईपी NWMO, तो ये दोनों के द्वारा बनाया गया था ये। ठीक है, तो यूएनईपी NWMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो आईपीसीसी है आपका, आईपीसीसी किससे रिलेटेड था आपका, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक पैनल था। ठीक है, और आईपीसीसी एक्चुअल में ये कोई अपनी खुद की रिसर्च नहीं करता है। ये क्या करता है कि जैसे और बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च करती हैं, उनको असेस करता है, और फिर उसके बाद में एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करता है ये। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछा जाए कि भाई आईपीसीसी क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, और ये एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है। और इसकी फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट कब आई थी, तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट तो 1990 में इसकी पहली असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है, इन 1990। और इसके द्वारा ये कहा गया था कि जैसे अभी 2023 वाली जो रिपोर्ट भी देखें, तो इसमें कहा गया है कि 2021 से लेके 40 के बीच में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और यही पहली ऑर्गेनाइजेशन थी आपका, या एक गवर्नमेंटल पैनल था, कि जिसके द्वारा ये कहा गया कि वर्ल्ड का या अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, जो एक सेंचुरी में लगभग 1.5 के डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आपका ये बढ़ जाएगा 21st सेंचुरी में। ठीक है, और जो कि आपका एक काफी इससे डिजास्टर अर्थ पर आएंगे। ठीक है, तो मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये सब जो चीजें हैं आपका, ये सबसे पहले आईपीसीसी के द्वारा ही बताया गया था। तो इसको उतार लो, इसमें एक दो लाइन और लिखवाऊंगा मैं। तो ये UNEP&W लिख लिया, इसमें लिख लो एक दो स्टेटमेंट। आईपीसीसी डज नॉट कैरी, आईपीसीसी डज नॉट कैरी its own research
and share works of various working groups as assessment reports as assessment reports as assessment reports। ठीक है, और इसमें एक आध दो पॉइंट और लिख लेते हैं। लिखो, it is a scientific intergovernmental body। It is a scientific intergovernmental body। देखो 1988 में जब ये हुआ तो इसके बाद क्या होता है फिर 1992। देखो 1992 में आपका ये थी 20th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम। ठीक है, तो ये 20th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था ये। और इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना है इसको। अब ये सबसे ज्यादा काम की चीज यही है, यहीं से आपका ये मान लो कि मेन चीज स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप कहोगे कि इसमें एक कन्वेंशन होती है जिसको हम कहते हैं अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट 1992 में। और ये जो अर्थ समिट है आपका, ये 3 से लेके 14 जून के करीब तक चलती है। और इस अर्थ समिट को हम और किस किस नाम से जानते हैं वो समझ लो। तो इसको नेक्स्ट पेज पर ही लिखता हूं, नहीं तो फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। बढ़े आगे। देखो ये जो अर्थ समिट है आपका, ये कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी आपका ब्राजील में। ब्राजील में भी आपका रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ब्राजील। तो रियो डी जेनेरियो में आपका ये अर्थ समिट होती है 1992 में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसलिए इसको हम किस नाम से और जानते हैं, तो इसको रियो अर्थ समिट भी कह देते हैं इसको। ठीक है, इसको रियो अर्थ समिट भी कह देते हैं। इस अर्थ समिट को यदि हम टेक्निकली देखें तो इसको हम क्या कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस, यूएनसीईडी इसको कहा जाता है। मतलब कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके एक ही नाम है, मतलब आपसे पूछा जाए कि भाई ये तीनों के तीनों इसको एक ही नाम से जानते हैं इसको। ये या तो इसको अर्थ समिट कह लो, या इसको रियो अर्थ समिट कह लो, या इसको रियो समिट कह लो, या इसको यूएनसीईडी कह लो। ठीक है, एक ही बात है। बात समझ गए। अब इसमें क्या होता है
कि जो अर्थ समिट है आपका, इसमें मतलब कुछ लीगल बाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। मतलब कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि आपको कि भाई ये करना है। पहले अब तक क्या हो रहा था कि सीरियसनेस नहीं थी ज्यादा, तो सीरियसनेस ना होने की वजह से क्या हो रहा था कि कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था, कोई एनवायरमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा था, कोई भी कंट्री, है ना। तो इस वजह से इसमें आपका जो आउटकम्स आते हैं इसके, इसमें आप कहोगे कि अर्थ समिट में जैसे नॉन लीगल बाइंडिंग्स एग्रीमेंट साइन किए गए, लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किए गए थे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई इसके आउटकम्स क्या रहे आपका, आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट। तो आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट में आप कहोगे कि यहाँ पे इनको हम दो टाइप से कैटेगराइज कर रहे हैं। एक नॉट लीगल, नॉट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट कह सकते हो उसको, ठीक है। और एक आपका लीगली बाइंडिंग्स। ठीक है, तो इसके दो आउटकम निकल के आते हैं, एक नॉट लीगली बाइंडिंग्स एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट, और एक लीगली बाइंडिंग। नॉन में क्या आते हैं कि भाई नॉन एग्री मतलब लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट जो थे आपका, जैसे इसमें रियो डेक्लेरेशन, ठीक है। इसमें जैसे एजेंडा 21, जैसे फॉरेस्ट पॉलिसीज, ठीक है। तो ये तो आपका आउटकम थे इसके, नॉन लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा जो लीगल डॉक्यूमेंट या बाइंडिंग्स जो थी आपका, ये क्या थी, जैसे UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी फुल फॉर्म मैं अभी लिखवा दूंगा। फिर तीसरी आपका UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये तो सीधी सीधी आप ये कहोगे कि जो एजेंडा 21 है उसी की डायरेक्ट रिकमेंडेशन थी ये तो, ठीक है। तो भाई ये लीगल बाइंडिंग आपका एग्रीमेंट्स आते हैं ये, ठीक है। इनको अभी हम देखेंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत मेन है ये हमारे ये 150-200 साल से। और जो डेवलपिंग कंट्री है वो तो 20-30 साल से ही आपका ये इन्होंने इमिशन करना स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब इन कंट्रीज ने क्या किया, जैसे इंडिया है, चाइना है, और ऐसे जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज ने क्या किया कि भाई हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, ये मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन हमें पैसा चाहिए, ठीक है। जो मैंने पहले भी बताया था, रेड रेड प्लस में बताया था मैंने, ठीक है। तो जैसे एफॉरेस्टेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो रेड प्लस करके आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी यही सारी चीजें आई। तो इसी अर्थ समिट में ऐसे जो कंट्री है आपका, जिन कंट्रीज को मतलब एफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज या आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, एफोरेस्टेशन करने के लिए जिनको पैसा चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके लिए GEF एक फंड बना दिया। तो ये पूछा जाएगा कि आपका जो GEF है आपका, ये क्या है, ये भी आउटकम ऑफ अर्थ समिट है ये भी, ठीक है।
तो जीईएफ में क्या है आपका, ग्लोबली या ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये एक टाइप की फाइनेंशियल मॉडल है इसका, या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस करती है जो डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, तो मतलब किस किस को फाइनेंस करती है, ये सारी चीजें जो है आपका इन सब को फाइनेंस करती है, इनको भी फाइनेंस करती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि फाइनेंशियल बॉडी। तो फाइनेंशियल बॉडी आपका ऑफ यूएनसीबीडी, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी। और इसके बारे में भी और लिखवाऊंगा थोड़ा सा। GEF was established. GEF was established on the eve of the on the eve of the 1992 Rio Earth Summit. 1992 Rio Earth Summit to help tackle the environmental issues. To help tackle the environmental issues. Headquarter located at Washington DC. Washington DC. GEF is jointly managed by UNDP, मतलब यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉमा वर्ल्ड बैंक, UNDP कॉमा वर्ल्ड बैंक, एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम मतलब UNEP। तो मतलब ये किन की एक ज्वाइंटली, मतलब कौन इसको मैनेज कर रहा है, वर्ल्ड बैंक मैनेज कर रहा है इसको, UNEP UNDP। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो, एज एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये तो लाइन मैंने लिखवा दी थी शायद, है ना, देखना एक बार, है ना, लिखवा दिए ना। हाँ, तो इसको काट दो, इसमें फिर सीधा लिख लो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड ये फंड प्रोवाइड कराती है। तो प्रोजेक्ट्स मतलब जो ग्रांट प्रोवाइड कराती है, तो प्रोजेक्ट लिख लो इसके। प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, पहला बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, नेक्स्ट ओजोन लेयर, नेक्स्ट persistent organic pollutant, persistent organic pollutant, next mercury, next sustainable forest management, sustainable forest management, next food security, food security, next sustainable cities, sustainable cities। ठीक है, तो इन सब जो सेक्टर्स हैं आपका, इनसे रिलेटेड फंड प्रोवाइड कराती है। अब हेडिंग डालो इसी में, GEF also serves as GEF also serves as financial mechanism, financial mechanism for the following conventions, for the following conventions। पहली UNFCCC,
मतलब UNFCCC, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिनीमाटा कन्वेंशन, मिनीमाटा कन्वेंशन, ठीक है। तो मतलब हमने GEF जो था आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज को हमने क्या है कि देख लिया। अब इसको, अब हम क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को देखते हैं।